कार्बोहाइड्रेट्स हमारा मौजू है। कुछ चीज़ें मैं रिपीट करके आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो हमने मेंशन नहीं की, कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, कंपोजिशन क्या है। तो इनकी कंपोजिशन है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं इसमें, और इन तीनों में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो वाटर जैसी है, 2:1। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स कहलाए। नाम इनका इस तरह से पड़ गया, लेकिन अब डेफिनेशन चेंज हो। दूसरी बात जो इसमें हमने मेंशन करना है, इनका फार्मूला है जिसको जनरल फार्मूला भी कहते हैं। जनरल फार्मूला है CnH2ON। यहाँ पर N से मुराद N नंबर है। ये नंबर कार्बोहाइड्रेट्स में 3 से लेकर 7 तक हो सकता है। 3 इधर 3 हो गए तो ये 6 हो जाएंगे, ये भी 3 हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब इसके बाद तीसरे नंबर पर हमने इनकी क्लासिफिकेशन की। यहाँ से आज हमारा असल मौजूद शुरू होता है। क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट को उनके चेन के हिसाब से की गई है। अगर एक ही यूनिट पर मुश्तमिल हो तो मोनोसेक्राइड, और 2 से लेकर 10 तक यूनिट मिल जाए तो ओलाइगोसेक्राइड या ओलिगोसेक्राइड, और 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड मिल जाए तो पॉलीसेक्राइड कहते हैं। तो आज बारी है हमारी मोनोसेक्राइड्स की। यहाँ से आपने फोकस करना है। मोनो का मतलब है 1 और सेक्राइड का मतलब है शुगर। तो मोनोसेक्राइड का मतलब क्या हुआ? 1 शुगर। तर्जुमा तो ये है, लेकिन 1 शुगर कहने के बजाय हमें क्या कहना चाहिए? सिंपल शुगर, सादा तरीन शक्कर ये है। शुगर क्यों कहा? ये सब के सब मीठे हैं। और इनकी डेफिनेशन में आपको बताया था 3 नुक्ते आपने याद रखना है। पहला नुक्ता यह था, क्या था? दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स आर कीटोन्स। एल्डिहाइड्स आर कीटोन्स, पहला ये था। हैविंग, दूसरा जुमला था हैविंग 3 to 7 कार्बन्स इन देयर चेन। इनमें कार्बन की चेन है जो बैकबोन का दर्जा रखती है, और कार्बन की इस चेन में कम से कम 3 कार्बन होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 7 कार्बन होंगे। 7 से ज़्यादा भी नहीं होंगे, 3 से कम भी नहीं होंगे, यानी टोटल 5 है ये। 3 कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला, 5 वाला, 6 वाला और 7 वाला। तो ये ग्रुप बनता है, बहुत लंबा ग्रुप है। जो आगे बढ़ेंगे तो हमें इसका लेंथ का पता चलेगा। तीसरा पॉइंट क्या कहा था? ऑल कार्बन्स हैव एन OH अटैच्ड एक्सेप्ट 1। जितने भी कार्बन हों उनमें से एक के अलावा सबके साथ OH अटैच होगा। तो वो एक है, वो कौन सा है जिसके साथ OH नहीं होगा? जिसके साथ या तो इस तरह से एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा या फिर इस तरह से कीटोनिक ग्रुप होगा। इस कार्बन के साथ OH कभी भी नहीं होगा। मैंने क्या कहा था? यहाँ OH लगाना हराम है, हराम है, गलत हो जाएगा। इसलिए आप इस बात का ख्याल रखें। ये एल्डिहाइड ग्रुप एंड पे आता है, कीटोनिक ग्रुप बीच में आता है। ठीक हो गया। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन मजीद करेंगे। मोनोसेक्राइड की फिर क्लासिफिकेशन है। मोनोसेक्राइड्स की फिर क्लासिफिकेशन है 2 बेसिस पर। एक है ऑन द बेसिस ऑफ शुगर। ऑन द बेसिस ऑफ शुगर तो नहीं करना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से इनके दो क्लासेस हैं। एक ग्रुप को कहा जाता है एल्डोज या एल्डोज ग्रुप, दूसरा कहलाता है कीटोज ग्रुप। यहां से थोड़ा सा आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। एल्डोज किस को कहेंगे? जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा। और कीटोज किसको कहेंगे? जिसमें कीटोनिक ग्रुप होगा। और यहाँ पर थोड़ा सा इस फंक्शनल ग्रुप पर भी हम बात करें। फंक्शनल ग्रुप किसी मॉलिक्यूल के उस हिस्से को कहा जाता है जो रिएक्शंस में सबसे ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, या मैं और बेहतर करूँ तो जो रिएक्शन में हिस्सा लेता है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। अब मैं आपको ये बता दूँ, हमारे जिस्म का कौन सा हिस्सा ज़्यादा एक्टिव है, तो आप जिस्म पर नज़र डालेंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा।
मसलन आपने कभी गौर किया है जब हम सो रहे हो तो हमारे सारे ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे, लेकिन हम जब जागना शुरू करते हैं तो सबसे पहले कौन सा ऑर्गन एक्टिव होता है? आंखें बेटा, आंख खुली कहते हैं ना, जागने को क्या कहते हैं? आंख खुली। आंख खुलने के बाद दोबारा सोने तक ये एक्टिव है, तो हम कह सकते हैं हमारी आंखें मोस्ट एक्टिव पॉइंट। इसी तरह जब मैं खड़ा हूँ इस वक्त तो आपको मेरे दो चीजें ज्यादा मुतहरिक नजर आएंगी, एक मुंह बोल रहा है, दूसरे हाथ इधर ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो ये जिस तरह हमारे जिस्म का ये हाथ एक फंक्शनल ग्रुप है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी दिखा रहा है, हमारी आंखें फंक्शनल ग्रुप है, हमारा मुंह फंक्शनल ग्रुप है। इसी तरह किसी मॉलिक्यूल का जो हिस्सा रिएक्शंस में हिस्सा लेता है उसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब थोड़ा सा तवज्जो इधर वापस आ जाए कार्बोहाइड्रेट की तरफ। कार्बोहाइड्रेट में 3 फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं। एक तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप है। दूसरा OH है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये भी तो फंक्शनल ग्रुप है ना, ये भी रिएक्शन में हिस्सा लेता है। तीसरा कीटोनिक ग्रुप है, ये भी फंक्शन में हिस्सा लेता है या रिएक्शन में हिस्सा लेता है। तो कार्बोहाइड्रेट में कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 3 फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। 2 इसलिए कि इसमें सिर्फ 2 हैं, OH है और एल्डिहाइड है। इसमें भी 2 हैं, 2 OH है, एक कीटोनिक ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप की अक़साम तो 2 हो गई ना, तादाद की बात नहीं कर रहा हूँ अक़साम की। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, OH तो है ही। तो कार्बोहाइड्रेट में कितनी तरह के फंक्शनल ग्रुप हैं? 3 तरह के, एल्डिहाइड, कीटोन और OH। इसमें से OH हर एक में मुश्तरक है, जबकि जिसमें एल्डिहाइड होगा उसमें कीटोन नहीं होगा, जिसमें कीटोन होगा वो एल्डिहाइड नहीं रखेगा। ठीक हो गया। अब वापस आ जाए, यहाँ पर क्लासिफिकेशन की गई है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और इस हिसाब से 2 ग्रुप बने। एक को हमने कहा एल्डोज, एक को कहा कीटोस। तो यहाँ OH का जिक्र क्यों नहीं हुआ? सवाल है ना। OH दोनों में मुश्तरक है इसलिए उसका जिक्र नहीं हुआ। इसमें फर्क था, हमने तो फर्क करना है ना, फर्क करने के लिए जो डिफरेंस हो उसी को मेंशन किया जाता है। तो इसका मतलब सारे कार्बोहाइड्रेट में OH ग्रुप तो कॉमन है, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन का फर्क है। जिस ग्रुप में एल्डिहाइड होगा उसमें कीटोन नहीं होगा, जिसमें कीटोन होगा उसमें एल्डिहाइड नहीं होगा। अब मैं आपसे दोबारा बता दूं, पूछूं कि हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो क्या बोलेंगे? देयर आर 2 ग्रुप्स। कौन से? एल्डोजेस और कीटोजेस। एल्डोजेस है एल्डिहाइडिक ग्रुप एंड कीटोन्स कीटोजेस है कीटोनिक ग्रुप। अच्छा, यहाँ पर ये नुक्ता भी याद है, ओज का मतलब है शुगर, तो की एल्डोज का मतलब क्या हुआ? अ शुगर हैविंग अ एल्डिहाइड। और कीटोज का क्या मतलब होगा? अगर शुगर हैविंग कीटोनिक ग्रुप। ठीक हो गया। ये तो हो गया इनकी एक क्लासिफिकेशन। दूसरी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ number of carbons in their chain। उनकी चेन में कार्बन की तादाद के लिहाज से भी कार्बोहाइड्रेट की अक़साम है। कौन से कार्बोहाइड्रेट? मोनोसैकराइड। देखिए बेटा, मैं आई एम सॉरी मिक्स कर रहा हूं, मैं दोबारा बताता हूं। इस वक्त हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? मोनोसैकराइड। अब मैंने कहा मोनोसैकराइड को 2 बुनियादों पर क्लासिफाई किया गया है। पहली बुनियाद एल्डोज या कीटोज ग्रुप की बुनियाद पर, तो 2 ग्रुप बने। अब किस बात पर मोनोसैकराइड को डिवाइड कर रहे हैं? नंबर ऑफ कार्बन के लिहाज से। अब नंबर ऑफ कार्बन के लिहाज से इनकी 5 अक़साम। 5 अक़साम वो कौन कौन सी हैं? ये सारे अगर हम इस तरह नहीं भी पढ़ते तो हम मालूम कर चुके हैं पहले, तो ये तादाद पढ़ने से परेशान नहीं। सबसे पहला है ट्रायोज। कार्बन की तादाद 3 हो तो ट्राई, ओज का मतलब शुगर। आज के बाद जब भी किसी जगह ट्रायोज लिखा हो तो आप क्या समझेंगे? ये ऐसा कार्बन है जिसमें कार्बन की चेन में 3 मेंबर्स हैं, 3 कार्बन्स हैं। इसी तरह टेट्रोज, टेट्रा 4 को कहते हैं ना, टेट्रोज का मतलब क्या हुआ? अ शुगर हैविंग
4 कार्बन्स इन देयर चेन। अगला क्या होगा? पेंटोस। पेंटा 5 को कहते हैं तो 1 2 3 4 और 5। और चौथा होगा हेक्सोस। हेक्सोस 1 2 3 4 5 और 6, जिसमें 7 हो उसको क्या कहेंगे? हेप्टोस। तो अब हमारे पास कार्बन की तादाद के लिहाज से इनकी कितनी अकसाम हुई? 5। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब ये सब के सब कीटोस भी हैं, एल्डोस भी हैं। मसलन 3 कार्बन वाला है और अगर ये इस तरह से हुआ 1 2 और 3, तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्रायोस तो कार्बन की तादाद के लिहाज से हुआ। फंक्शन ग्रुप कौन सा है? कीटोन है, तो इसको क्या कहेंगे? एल्डो कीटोस कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आई एम सॉरी, एल्डो कीटोस नहीं, कीटोस ही कहेंगे, कीटोस। लेकिन कार्बन की तादाद भी बताना हो तो फिर क्या बताएंगे? ट्राई कीटोस। इसी को बाज़ औक़ात कीटो ट्रायोस भी कहा जाता है। ट्राई कीटोस भी कह सकते हैं, कीटो ट्रायोस भी कह सकते हैं। यहां दोनों खूबियां सामने आ गई। कीटोस से पता चला कि यहां फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, ट्राई से पता चला कि इसमें कार्बन 3 है, ओस से पता चला कि ये मोनोसेक्राइड है। इसी तरह अगर ये होता किसी और शक्ल में, मसलन ये होता इस तरह से, अब इसको हम क्या पढ़ते हैं? ट्राई एल्डोस। ट्राई क्यों कहा? 3 कार्बन है, 1 2 3। एल्डो क्यों कहा? एल्डिहाइड ग्रुप है। ओस क्यों कहा? मोनोसेक्राइड है। बात पहुंची ना मेरी? इसी तरह अब इसका नाम आप खुद बताएं। टेट्रोस को अगर एल्डिहाइड हो तो क्या कहेंगे? टेट्राएल्डोस। क्या पढ़ेंगे? टेट्राएल्डोस। अगर कीटोन हो तो टेट्राकीटोस। हो गया? समझ आ रहा है ना? अच्छा, पेंटोस हो तो पेंटाएल्डोस, पेंटाकीटोस। लेकिन इसमें स्पेलिंग है पेंटाएल्डोस, इसमें एक ही ए लगाना है। इस ए को पेंटा के साथ भी लिखना है, एल्डोस के साथ। पेंटाएल्डोस नहीं पढ़ना है, पेंटाएल्डोस, पेंटाकीटोस। इसको क्या पढ़ेंगे? हेक्साकीटोस, हेक्साएल्डोस, हेप्टाकीटोस, हेप्टाएल्डोस। अब आपने एक काम करना है, अमूमन एकेडमीज में होमवर्क नहीं दिया जाता है। आप घर जाके इन सब के फार्मूले लिख कर लाएंगे। आप मुझे एक का नाम बताएं, मैं इधर उसका फार्मूला लिखता हूं, बाकी आप घर से लिख कर लाएंगे। पेंटोस। चले, ये 2 हालतों में लिखा जाएगा, 1 2 3 4 और ये 5। पहले तो आपने चेन बना, आप इसको यूं खड़ा करके भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन लाइन सीधी करने के लिए जरूरी है कि आप इस तरह लिखें तो लाइन सीधी हो जाए। तो सबसे पहले अगर एल्डिहाइड लिखना हो तो हम क्या करें? एल्डिहाइड लिखना हो तो या इस कार्बन के साथ या इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O लगा दें, साथ में H लगा दें। बाकियों के साथ OH लगा दें। इसके साथ OH लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। इधर OH लगा दें, ये फंक्शनल ग्रुप है और OH हो गए। अब बाकियों के साथ क्या लगाएंगे? H। इसका नाम क्या रखेंगे? 1 2 3 4 5 है तो पेंटाएल्डोस। ये मोनोसेक्राइड हो गया, पेंटाएल्डोस। कोई शक? अच्छा, अगर इसी को, अच्छा मैंने आपको जो बताया है, आप देखें कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, मोनोसेक्राइड की डेफिनेशन, these are polyhydroxy aldehydes are ketones। हो गया। having 3 to 7 carbons, उनके बीच में है 5 कार्बन है। all carbons have an OH attached except one। वो तीनों शर्तें पूरी कर रहे हैं कि नहीं?
बिल्कुल इसी तरह अब इसी को हम यूं बनाते हैं 1 2 3 4 5 5 कार्बन हो गए। इस दफा हमें क्या बनाना है कीटोन। तो दरमियान में लगाऊं ये डबल बॉन्ड ओ या एंड में दरमियान में, इसके साथ अमूमन होता है ओ। हो गया। अब बाकी कार्बनों के साथ पहले क्या लगाएं OH OH, लेकिन इसके साथ OH हम नहीं लगाएंगे। जहां OH लगने थे लग गए तो बाकी क्या लगाऊं H। एंड वाले के साथ 2, बीच वालों के साथ 1। ऐसा क्यों किया? ये लाइनें दरअसल क्या शो कर रही है वैलेंसी शो कर रही है। तो कार्बन की वैलेंसी 4 है। आप खुद देखें इसके साथ OH क्यों नहीं लगाया, गुंजाइश ही नहीं थी। 1 वैलेंसी 2 वैलेंसी 3 वैलेंसी 4 वैलेंसी अगर पूरी हो गई। और याद रखना जो बीच का बॉन्ड है ना ये उसका भी है इसका भी, इसलिए यही इस कार्बन का 1 2 3 1 2 3 4 पूरी हो गई। 1 2 3 1 2 3 4 ये भी पूरी हो गई। 1 2 3 4 ये भी पूरी। तो अब इसका क्या नाम होगा पेंटाकीटोस। हो गया। तो मैंने आपको जोर देकर कहा है जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड या कीटोन होगा उसके साथ OH कभी भी नहीं है। तो बाकी ट्रायोज और ये वो सब बना के लाएंगे ना। अच्छा अब एक और इशारा देता हूँ, एक और काम आपको देता हूँ। पहले मैं ये कहाँ पाए जाते हैं उसका इशारा करता हूँ, उसके बाद आपने बुक में कॉलम चार्ट की शक्ल में दिया हुआ है, उससे उनके एल्डिहाइडिक नाम और कीटोनिक नाम भी देखना है और कहाँ पाए जाते हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रायोज कहाँ पाया जाता है। ट्रायोज ये एल्डिहाइडिक फॉर्म में भी है, कीटोनिक फॉर्म में भी है और ये पाया जाता है नेचर में फ्री नहीं है, इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट किसे कहते हैं? दरमियान में। ये इंटरमीडिएट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पिरेशन, यानी नेचर में खालिस हालत में अलग थलग होकर ये कहीं नहीं है। ये फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के दरमियान में बीच में थोड़ी देर के लिए बनता है और रिस्पिरेशन में भी थोड़ी देर के लिए बनता है। तो इंटरमीडिएट इसलिए कहते हैं इसको। ठीक हो गया। ये बहुत ज्यादा इसका मतलब नहीं है, नेचर में है जरूर लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं है, फ्री हालत में भी नहीं है। ये रिएक्शंस के बीच में थोड़ी देर के लिए बनता है। हो गया। टेट्रोज ये सबसे कम पाए जाने वाला मोनोसेक्राइड है। ये पाया जाता है इन सम बैक्टीरिया, हर बैक्टीरिया में भी नहीं, बाकी बड़े जानदारों में तो है ही नहीं, ये सिर्फ कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो और सबसे रेयर मोनोसेक्राइड ये सबसे कम पाया जाने वाला। उसके बाद बारी आती है पेंटोज की। पेंटोज पाया जाता है ये दो हालतों में है, राइबोज की शक्ल में भी, राइबोलोज की शक्ल में भी और खुद राइबोज डीऑक्सीराइबोज की शक्ल में भी। ये डीएनए और आरएनए में है तो बहुत ज्यादा है। डीएनए और आरएनए तो हर सेल में है, तो रेगुलर मॉलिक्यूल है और उसमें बहुत ज्यादा ये पाएगा पेंटोज। और इसी वजह से इसकी तादाद क्वांटिटी हम कह सकते हैं सेकंड लास्ट नंबर पर है क्वांटिटी के लिहाज से मेजर। इट इज पार्ट ऑफ डीएनए एंड आरएनए। इसके अलावा जो एटीपी है, जो आपका एडीपी है, उन सब में भी ये मौजूद होता है। तो ये बहुत ज्यादा पाया जाता है कौन? पेंटोज। अच्छा, पेंटोज के बाद है हेक्सोज। ये फ्री हालत में भी है और नेचर में पाए जाने वाला द मोस्ट एबंडेंट ये ग्लूकोज ही है। हालांकि इसकी और भी अक़साम है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो बड़ी अक़साम है इसकी, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा ग्लूकोज ही पाया जाता है। वो क्यों? क्योंकि ग्लूकोज इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के जरिए जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनता है वो ग्लूकोज ही है। तो अब इतने सारे पौधे दुनिया भर में और इतने सारे एल्गी समंदरों में भरे हुए वो 24 घंटे ग्लूकोज बना रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा लें कि कितना एबंडेंट होगा। यहां से फिर दो सवाल पैदा होते हैं।
द मोस्ट रेयर मोनोसेक्राइड कौन सा हुआ? टेट्रोस। द मोस्ट एबंडेंट मोनोसेक्राइड कौन सा हुआ? हेक्सोस। हेप्टोस कहाँ है फिर? हेप्टोस ये भी इंटरमीडिएट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान थोड़ी देर के लिए बनता है। ये दूसरे नंबर पर है तादाद के लिहाज से, फ्री हालत में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्री हालत में तो सिर्फ हेक्सोस है, थोड़ा बहुत पेंटोस भी है। यही दोनों असल जान है, सबसे कम टेट्रोस है। ये दोनों फ्री हालत में है ही नहीं। कौन कौन? ट्रायोस और हेप्टोस, ये दोनों फ्री हालत में है ही नहीं। वो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों के बीच में बनता था, ये सिर्फ फोटोसिंथेसिस के लिए थोड़ी देर के दरमियान थोड़ी देर के लिए बनता है, फिर किसी और में कन्वर्ट हो जाता है, इस हालत में नहीं रहता है। जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो मैं आपको फिर याद दिलाऊंगा। ठीक हो गया बेटा? तो ये थी जी क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड।